आज है दिनांक 13 अप्रैल, वर्ष है 2024। नमस्कार साथियों, मैं हूं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है जलियांवाला बाग जनसंहार। 13 अप्रैल 1919 की वो घटना जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के पन्नों पर एक रक्त रंजित धब्बा है। वर्ष 1919 का भारत के लिए एक अत्यंत सोच एवं असंतोष का वर्ष था। हम बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट की, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए ब्रिटेन की पुनः शक्ति की आवश्यकता थी। उनको ब्रिटेन को पुनः शक्ति की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि भारत की रक्षा अधिनियम की शक्ति समाप्त प्राय हो चुकी थी और इसी संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रॉलेट, और इन्हीं के नाम पर जाना जाता है रॉलेट एक्ट, इनकी नियुक्ति की जाती है, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इसी संबंध में सर सिडनी रॉलेट समिति का गठन किया जाता है और इस समिति की सिफारिशों पर ही रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया और इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे और इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को असाधारण शक्तियां दे दी गईं, जैसे वारंट की तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने का अधिकार अब प्रांतीय सरकारों को प्राप्त हो चुकी थी। युद्ध काल की बात करें, युद्ध काल में ये विधेयक उचित माना जा सकता था, लेकिन शांति काल में यह पूर्णतया अनुचित था। भारतवासियों ने इस विधेयक को खुलकर विरोध किया और इसे नाम दिया काला कानून। जी हाँ, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है और इसे नाम दिया है भारतवासियों ने। हम बात करने जा रहे हैं कि रॉलेट एक्ट, जिसका विरोध करने के लिए भारतवासी राष्ट्रवादी नेता खुलकर सामने आते हैं और यह घटना होती है कैसे। वैसे अगर हम बात करें विशेष क्षेत्र की, प्रभावित क्षेत्रों की, तो ये प्रभावित सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में हुआ था? अमृतसर। ठीक है, शुरू में जो प्रदर्शनकारी थे वो विरोध कैसे कर, किस प्रकार से किया करते थे? उन्होंने हिंसा नहीं की। भारतीयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और खाली सड़कों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए धोखे को लेकर भारतीयों की नाराजगी जाहिर की।
9 अप्रैल 1919 को राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और पंजाब से ब्लात बाहर भेजे जाने का एक प्लान बनाया। और इस घटना से हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो जाता है और वे 10 अप्रैल 1919 को विरोध करते हैं और इसी तारीख को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर किचलू को पंजाब से बाहर भेजे जाने का विरोध किया। जल्द ही विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और चूंकि पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे जाते हैं और काफी तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। और इस घटना में दंगे में 5 अंग्रेज भी मारे जाते हैं और मार्सेला शेरवुड एक अंग्रेज मिशनरी महिला थी जो साइकिल पर जा रही थी, उनको भी पीटा जाता है। अब इस उपद्रव को शांत करने के लिए तुरंत एक सैनिक टुकड़ी भेजी जाती है और इस क्षेत्र में मार्शल कानून लागू करने और स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को। अब डायर ने 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा जारी की कि लोग पास के बिना शहर से बाहर न जाएं और एक समूह में 3 लोगों से अधिक लोग जुलूस, प्रदर्शन या सभाएं न करें। लेकिन जलियांवाला बाग जनसंहार कैसे होता है? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और इस दिन आसपास के गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के एक लोकप्रिय स्थान जिसे जलियांवाला बाग कहा जाता है इकट्ठा होते हैं। और ये मासूम लोग जो जनरल डायर की घोषणा से पूर्णतया अनजान थे, इस स्थल पर एकत्रित होते हैं और वहीं पास स्थानीय नेताओं ने भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन किया होता है। पर्व था, त्योहार था, तो त्योहार के आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन बैठक भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी और उनकी जो मांगे थी, जिसमें 2 प्रस्ताव, रॉलेट अधिनियम को समाप्त करना और 10 अप्रैल की गोलाबारी की निंदा पारित किया गया। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझ लिया और सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया। घेरने के बाद यहां पर कोई भी चेतावनी नहीं दी जाती है और इस सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया जाता है और लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गईं जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गई। और आज भी जलियांवाले बाग स्थल पर आप देखेंगे वहां की दीवारें इस बात की गवाही दे रही हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि सभा स्थल के सभी निकास मार्गों के सैनिकों द्वारा घिरे होने के कारण सभा में सम्मिलित जितने भी निहत्थे मासूम लोग थे, चारों ओर से गोलियों से छलनी होते रहे। इस घटना में लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं।
जिसमें वो युवा थे, महिलाएं थी, बूढ़े बच्चे सभी शामिल थे। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। वहशी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया और इस घटना से रोष होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और वहीं दूसरी ओर शंकर राम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। अनेक स्थानों पर जो सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाया और गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को अपना सत्याग्रह को समाप्त घोषित कर दिया, क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। तो क्या यह घटना सिर्फ एक घटना रहकर रह गई? क्या वो सही आंकड़े थे जो दर्शाए गए थे? जी नहीं, वो संख्या बहुत कम दर्शाई गई थी भारतीयों की, जिनमें वो मासूम बच्चे थे, महिलाएं थे, बूढ़े बुजुर्ग थे। यह एक ऐसी घटना थी जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में रक्त रंजित होकर रह गई। इसलिए ये काला कानून काला ही हो गया। धन्यवाद।